आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए उनको जागरूक करने के लिए एक ऐसा दिवस निर्धारित होना चाहिए जिससे आदिवासियों के अंदर जो सोच नहीं थी उसके अंदर उनके अंदर ये भाव पैदा हो। और उसका डिसीजन था कि 9 अगस्त ही एक ऐसा दिन है जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। उसी कड़ी में आज 9 अगस्त है। प्रतिवर्ष 9 अगस्त आता है। आज 9 अगस्त 2022 है। आज हम सारे लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसलिए मित्रों, जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो हम भारत की ओर चले आए पूरे दुनिया के साथ साथ। तो भारत में लगभग 21% भारत में अकेले आदिवासियों की संख्या है। राज्यवार अगर हम आंकड़ा निकालें, और राज्यवार आंकड़े हैं भारत सरकार के पास, तो राज्यवार अगर हम आंकड़ा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई आदिवासी वाला क्षेत्र है तो वो है मध्य प्रदेश। जब वो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ तब भी अभी हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या है। लेकिन इस गांव में जहां अभी हमारे ये दाहिया जी कह रहे थे, ये पहाड़िया क्या ये पहाड़िया है ना, पहाड़िया में कचरा प्लांट स्थापित कर दिया गया सरकार के द्वारा। क्यों भाई, आप क्यों चिंतित हो? आपको इतनी चिंता क्यों है कि पहाड़िया गांव में कचरा प्लांट बना दिया गया? ये कोई पहली घटना है क्या? ये कोई पहली घटना हो तो बताइए आप हमको। ये पहली घटना नहीं है। जहां जहां आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बसते हैं वहां गंदगी वाले काम दोनों सरकारें, चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की, वो दोनों सरकारें करती हैं। खासतौर से वहां पर कौन लोग बसे हुए हैं? पहाड़िया गांव में किनकी आबादी है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आदिवासी है। चाहे दारू बनवाने का काम हो, चाहे दारू का ठेका रखवाने का काम हो, चाहे किसी प्रकार की गतिविधि करवाने का काम हो, वो कहाँ होता है? जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निवास करते। कौन सा नया काम हो भाई? आप चलिए ना, शहरों के अंदर चलिए ना, जहां हमारी बस्तियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जहां निवास करते हैं, उनको इन्होंने भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है गंदी बस्ती। बाबा साहब ने भारत संविधान में कहीं नहीं लिखा है गंदी बस्ती। लेकिन कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों उस शब्दों का इजाद किया और उसको नाम दिया गंदी बस्ती। और इसके पहले कांग्रेस ने तो गंदी बस्ती उन्मूलन का एक वो ही बना के रखा था, विभाग है। रामचरण नीरज जी गंदी बस्ती उन्मूलन के अध्यक्ष भी। क्या बोल रहा आपको? क्यों भाई गंदी बस्ती का नाम आपने कैसे दे दिया? क्यों दे दिया? माने जहां हम सारे लोग दलित शोषित पिछड़ा वर्ग के लोग रहे वो गंदी बस्ती कहलाती है। कितने शर्म की बात है। और हमसे वोट पड़ने की बात की जाती है, चाहे पार्षद का, महापौर का, जनपद का, जिला का, पंचायत, आपका विधानसभा, लोकसभा का, तो फिर उन्हीं गंदी बस्तियों में ये सारे लोग जो ऊंची हवेलियों में रहते हैं, जिनके घर के पास गंदी बस्ती नहीं होती, उन्हीं गंदी बस्तियों में जाकर के फिर हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मामा मौसी चाचा चाई कह करके उन्हीं गंदी बस्ती के लोगों की, चूंकि वोट उन्हीं के पास है, 85% वोट अगर है इस देश में तो उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के चरणों में जाकर के आप नमन करते हो और गंदी बस्ती के लोगों से आप वोट लेकर के शासन सत्ता पे पहुंचा। उनकी गलती है क्या? मैं तो साफ कहता हूं इस मौके पर, आदिवासी दिवस के मौके पर मैं कहना चाहता हूं दाहिया जी कि अगर गलती है किसी की तो हमारे बहुजन समाज के लोगों की गलती है कि उनके बहकावे में इतना जुर्म जाति सहने के बाद भी कभी हम आह नहीं निकालते और उनके लालच में, उनके प्रलोभन में, उनके दबाव, उनके दारू में, उनके जो है धोती में, उनके पैसे में हम सारे लोग बिक जाते हैं। बाबा साहब ने कितना अमोघ आपके पास औजार दिया, जिसको चाहो उसको खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब जान से खत्म करना नहीं, सत्ता से बेदखल करना। बाबा साहब ने अम्बेडकर ने कहा कि न आपको तेगा चलाने की जरूरत है, न तलवार चलाने की जरूरत है, न आपको गोली और कट्टा और बम चलाने की जरूरत है। केवल और केवल जब मतपेटी थी तो मत से वोट पड़ता तब केवल चुनाव चिन्ह पर आपको सील लगानी थी, और जब ईवीएम आई तो आपको केवल उंगली दबाना है। 1 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है मात्र। उंगली आपने दबाया, धीरे से सी की आवाज आई और
उचित जगह में उचित कैंडिडेट को, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी को अगर आपने हाथी वाला चुनाव चिन्ह दबाया तो दुश्मन आपका खल्लास। आवाज निकली क्या? जब कट्टा चलाते हो तो बड़ा से आवाज निकलती है, जब बम फेंकते हो तो बहुत से आवाज निकलती है, लेकिन जब आप बटन दबाते हो तो सिंह की आवाज आती है, बगल वाले खड़े वाले व्यक्ति तक को भी सुनाई नहीं देती। तो आप गलती तो आप करते हो और फिर दोषी ठहराते हो उनको। उनका तो काम ही है, उनका तो काम ही है कि आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। अभी शिक्षा पर हमारे बड़े साथी बोल रहे थे, उनका काम है। अभी आप लोग पढ़ेंगे अभी और आने वाले समय में जितने महापुरुषों के बारे में, यहाँ तक कि बाबा साहब के बारे में जितने चैप्टर थोड़ा बहुत इसके पहले थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए जा रहे हैं और आज नए सिरे से आपको उसमें रामायण और महाभारत की कथाओं का समावेश किया जा रहा है। रामायण महाभारत पढ़ करके कोई व्यक्ति IAS बनेगा, कोई व्यक्ति IPS बनेगा, कोई आदमी मास्टर बनेगा? संभव नहीं है। जब तक उसके अंदर संघर्ष के भाव नहीं पैदा होंगे, उसके अंदर एक ऐसा जोश नहीं पैदा होगा देश के लिए समाज के लिए कुछ करने का, तब तक वह व्यक्ति रामायण और महाभारत करके पढ़ करके केवल अगर बन सकता है वो व्यक्ति कोई भी हो, हम किसी जाति आदि का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर वो बन सकता है तो केवल मंदिरों में घंटा बजाने का पुजारी बन सकता है। और घंटा पुजारी बनने का किसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है आप सारे लोगों को मालूम है। तो आप अगर चाहो तो उस शिक्षा को लेकर के आप मंदिरों में पुजारी बन सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप मंदिर के पुजारी भी बन सकते हो। एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र समझने की जरूरत है। अरे सारा काम करता कौन है? हम फिर सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार नहीं कर रही है, सरकार तो हमने बनाया है। हम अपना बेशकीमती वोट दे करके सरकार हमने बनाया है, और जब सरकार हमारे विरोध में निर्णय लेती है तब भी हम ताली बजाते हैं। हमारे पक्ष में तो निर्णय लेने का सवाल ही नहीं है। तो मित्रों, आज अगर हम सारे लोग आदिवासी दिवस के मौके पर इकट्ठे हैं तो इस मौके पर मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। और कुछ नहीं, अगर इस देश में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, आप सबको पता है। अगर किसी की देन है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और भारत के संविधान की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान न लेकर होते और उसमें नारी और नर को बराबर का अधिकार न दिए होते तो निश्चित रूप से आज भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति भारत में जो बनी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। इसी प्रकार से आज के रीवा जिले में जो श्रीमती गीता कौल जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी। अगर आरक्षित सीट से वो चुनाव जीत के न आती, आरक्षित सीट अगर यहाँ पर आदिवासी की न होती, कभी कल्पना कर सकते हो कि गीता कौल जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकती थी? अगर हो सकता था कोई तो बहुजन समाज पार्टी से हो सकता था, जैसे राम गरीब कौल जो है सामान्य सीट। तो बात तो वहां होनी चाहिए जहां वास्तव में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात है। दल तो उसके बारे में सोचना चाहिए जिस दल में स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात, समानता की बात। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें रामानुज सोढिया जैसे लोग भी बड़े दबंगई के साथ काम कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर काश में बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी करता तो मुझे चीफ मिनिस्टर करने का मौका कभी ना मिलता, कभी ना मिलता। अगर ये है कुछ, अगर कहीं है मान सम्मान की बात है, केवल बहुजन समाज। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अभी पहला चरण फिर मेरा शुरू हुआ। हमको इस 15-20 वर्षों के अंदर, 15 साल के अंदर खासतौर से जो हमारा आंदोलन इस देश में बड़े पैमाने पर मानव साहब कांसी राम के नेतृत्व में बढ़ा, बहुत तेज गति से बढ़ा और लगा कि इस देश में 85% के लोग जाग जाएंगे और बड़े पैमाने पर एकजुट हो जाएंगे। ऐसा आंदोलन पूरे देश में चला और उसकी रफ्तार
मुसीबत तक बड़े पैमाने पर आई और हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद और विधायक जी बनाने का काम किया। आप कह रही थी जो हमने आओ को भी बनाया, गाड़ी को भी बनाया, पटेल को सांसद बनाया और आदिवासी को हमने जो है जनता सीट से विधायक बनाया, तो खुशी की। लेकिन जब यहाँ के लोगों को, देश के सत्ता को चलाने वाले चालूबार लोगों को लगा कि इस देश में कहीं अचानक परिवर्तन हो न जाए, अचानक परिवर्तन हो न जाए, तो उन लोगों ने जिस तरह से एक जो है, मैं वादी समाज का हूँ, मच्छर मार मछली, जिस तरह से नदी के किनारे में मछली मारने वाला